एक बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। एक तरफ जहां केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सरकार के रणनीतिकारों ने यह तय कर लिया है कि कोरोना की लड़ाई के चलते वह आर्थिक मुद्दों पर गति देने के लिए देश के विभिन्न भागों के लोगों के एक एक दिन का वेतन काटा जा रहा है। तो कई प्रमुख विभागों से उनके पैसे मांगे जा रहे हैं, वो पैसे दे रहे हैं। पुलिस कड़ी चौकसी कड़ी धूप में दिन सड़कों पर डटी हुई है, लेकिन उसके बावजूद उनके भत्तों में कटौती की गई है। यही नहीं, राज्य सरकारों के कर्मचारियों से, पेंशन और खाता धारकों से भी कटौती की गई है। उनके भत्तों में भारी कटौती की गई है। इसके साथ साथ ये राज्य सरकार ने और अन्य सरकारों ने भी अपने सांसदों, अपने विधायकों की निधि में भी कटौती की है। और तो और विधायकों की जो विधायक निधि है, सांसदों की सांसद निधि है, उसमें भी धनराशि वसूली की गई है। ये सब तब है जब देश एक महामारी से लड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। सरकारें ये सब कर रही थीं और देश बहुत सहूलियत से इस सब को सहयोग कर रहा था, क्योंकि माना जा रहा था कि देश इस समय एक महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में सब लोग अपनी अपनी तरफ से इस आहुति को दे रहे थे। लेकिन अब जब केंद्र की मोदी सरकार ने बड़े 50 डिफाल्टर्स का कर्ज माफ़ कर दिया है, तब अब लोगों को लगने लगा है कि शायद उनकी आहुतियों को ईश्वर ने स्वीकार नहीं किया और उनकी आहुतियाँ जहाँ गई हैं वो बट्टे खाते में चली गई हैं। क्योंकि एक जो जानकारी निकल के आ रही है, आरटीआई के माध्यम से जानकारी निकल के आ रही है, उसमें माना जा रहा है कि आरबीआई ने 50 डिफाल्टर्स का जो कर्ज था वो 30 सितंबर 2019 तक बैंक के बट्टे खाते में डाल दिया था। यानी माना जा रहा है कि अब इस धनराशि की वसूली नहीं की जा सकती है। और बैंकों ने हालांकि आरबीआई खुद ना किसी बैंक को कर्ज देता है, किसी को कर्ज देता है, और ना ही उसी को डालता है, ना ही उसका कर्ज माफ़ करता है। ये संबंधित बैंकों का काम होता है। लेकिन आरबीआई ने जो सिफारिश की है वह बैंकों को बट्टे खाते में डाल दिया है। यानी अब उन बैंकों पर वसूली का कोई दबाव नहीं है। आपको जान करके ये आश्चर्य होगा, इस बट्टे खाते में डाले गए लोगों का, जिन लोगों का कर्ज माफ़ किया गया है, वह कोई ईमानदार नहीं है। उन्होंने देश में कोई सहयोग नहीं किया था, उन्होंने देश के विकास में कोई अहम रणनीति नहीं, कोई अहम भूमिका नहीं निभाई, बल्कि ये वो लोग हैं जो देश पर एक दाग हैं। मेहुल चौकसी जैसे डिफाल्टर्स हैं जो अब भारत की नागरिकता भी छोड़ चुके हैं और दूसरे देशों की नागरिकता ले चुके हैं। आपको जान करके ये और दिलचस्प होगा कि ये जानकारी कैसे देश के सामने आई। सरकारों ने इस सच्चाई को छुपाने का बहुत प्रयास किया। 16 फरवरी 2020 वो तारीख याद करिए जब देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने निर्मला सीतारमण से एक जानकारी मांगी थी और उनसे कहा था कि 50 जो डिफाल्टर्स के कर्ज आरबीआई ने माफ़ किए हैं या सरकार ने माफ़ किए हैं, उनकी जानकारी देश को दी जाए। राहुल गांधी ने इस तारांकित प्रश्न को संसद में पूछा था, लेकिन निर्मला सीतारमण ने तब इसका जवाब देने से मना कर दिया था। जब राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवाल को लोगों ने मना कर दिया, तब एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने ये जानकारी मांगी आरबीआई से। जब इस जानकारी को मांगा गया, तब ये जानकारी खुल करके सामने आई कि किस तरह से डिफाल्टर्स का कर्ज माफ़ किया गया है। आपको बता दें, एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं साकेत गोखले। वो कहते हैं जब राहुल गांधी ने इस तरह की मांग संसद में उठाई और निर्मला सीतारमण ने इस जानकारी को देने से मना कर दिया, तभी उनके दिमाग में आया कि आखिर एक पार्टी कोई सवाल उठा रही है तो इसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। या तो वो सीधे सीधे इनकार कर देती कि नहीं, किसी का कर्ज माफ़ नहीं किया गया है, तो समझ में आता। लेकिन जब कोई वित्त मंत्री या कोई विपक्ष का नेता सवाल पूछे और वित्त मंत्री उसको मना कर दें या कोई संबंधित मंत्री मना कर दे, तो संशय उठना स्वाभाविक है। लेकिन देश की मीडिया ने न तब सवाल उठाया, और आज तमाम भोपू जैसे सरकारी भोपू चैनल जो सुबह से शाम तक सरकार का गुणगान करते रहते हैं,
आज उन्होंने इस खबर से आंखें मूंद ली हैं, या यूँ कहिए कि सरकार की कृतार्थ नीतियों के चलते उनकी आवाज़ बंद हो गई है। अब महज पट्टी चला करके वो इस आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के सवाल का जवाब भी सरकार के रणनीतिकारों निर्मला सीतारमण ने नहीं दिया, लेकिन जब साकेत गोखले ने एक आरटीआई दायर किया, यानी जन सूचना केंद्र, यानी कि जो है जब जिसके तहत सबको जानकारी दी जाती है, तब आरटीआई से ये जानकारी निकल के आई है। इसमें जो जानकारी निकल के आई है वह बेहद चौंकाने वाली है। अब वो जो जानकारी है वह जो जिन लोगों ने अपना वेतन कटौती करके एक एक दिन का वेतन दिया था, अब उन लोगों की पेशानी पर बल आ खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, जो जानकारी सामने आई है वह बेहद चौंकाने वाली आई है। कहा जा रहा है कि सरकार ने 68,000 करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया है। ये 68,000 करोड़ रुपए सरकार का नहीं है, नरेंद्र मोदी का नहीं है, सरकार की जेब में रखा हुआ पैसा नहीं है, न सरकार के किसी रणनीतिकारों का है। ये पैसा है हम जैसे आम आदमी का, जो लोगों ने अपने टैक्सेस से, अपने वेतन से कटौती करके सरकार के खोझोली में डाला था। सरकार ने 68,000 करोड़ रुपए का वह नामी धन जो बट्टे खातों में डाल दिया है। आखिर अब उसकी भरपाई कैसे होगी? अब जो लोग इस धन को लेकर के भागे थे, अब उन पर भी शिकंजा कमजोर हो जाएगा, यह तो निश्चित रूप से तय है ही है। देश के तकनीकीकारों ने इन जो 50 बड़े डिफाल्टर विलफुल डिफाल्टर्स हैं, यानी जो ये वो डिफाल्टर्स हैं जिनकी इच्छा शक्ति अगर होती तो बैंक का पैसा वापस कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने पैसा नहीं वापस किया। और दुखद तो यह है, पैसा वापस करना तो व्यापारियों का काम है, वापस करें ना करें सरकार उन पर चौकसी करती है, लेकिन अपने आप को चौकीदार बताने वाली सरकार ने उन लोगों का धन भी माफ कर दिया। और उससे भी बड़ी दुखद बात यह है कि सरकार ने ये जानकारी देश के सामने छुपाई। बात बात पर प्रधानमंत्री देश से मन की बात करने वाले और बात बात पर देश के सामने मीडिया से के सच्चाई का उजागर रखने वाले, आखिर नरेंद्र मोदी की आवाज क्यों इस मुद्दे पर खामोश रही, देश ये जानना चाहता है। इन विलफुल डिफाल्टर्स की सूची में भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी शामिल है। ये बात भारतीय रिजर्व आरबीआई द्वारा सूचना का अधिकार आरटीआई में निकल करके सामने आई है। जब साकेत गोखले ने सूचना का अधिकार के तहत केंद्रीय बैंक से 50 डिफाल्टर्स के नाम, उनके द्वारा दिए गए कर्ज के बारे में और स्थिति के बारे में जानना चाहा, तो जो जानकारी निकल के आई वह सामने बहुत चौंका देने वाली थी। आपको बता दें, इस जानकारी में कई खुलासे किए हैं। केंद्रीय जन सूचना अधिकारी अभय कुमार ने 24 अप्रैल को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक आरबीआई ने इस धनराशि 68,607 करोड़ रुपए में बकाया और टेक्निकली या प्रूडेंशियली 30 सितंबर 2019 तक इस खाते को बट्टे खाते में डाल दिया है। इसके पहले की रिपोर्ट में ये चूक हो गई थी, जिसमें कहा गया था कि अब सुधार कर लिया गया है। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर 2015 के फैसला का हवाला देते हुए विदेशी कर्जदारों के संबंध में जानकारी देने से मना कर दिया था। आपको बता दें, जिन 50 डिफाल्टर्स का कर्ज माफ किया गया है उसमें आईटी, बुनियादी ढांचे, बिजली, सोने चांदी के आभूषण, हीरे, फार्मा आदि सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के नाम शामिल हैं। जब आप इस सूची में बड़े डिफाल्टर्स का नाम सुनेंगे तो आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। इन डिफाल्टर्स की सूची में मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड है, जिस पर 5,492 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके अलावा गिली इंडिया लिमिटेड और नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड ने क्रमशः 1447 और 1109 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। चौकसी इस समय एंटीगुआ और बाराबाडोस द्वीप समूह के नागरिक हैं, जबकि उसका भांजा और भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी इस समय लंदन में है। दोनों पर ईडी ने मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। दोनों पर कहा जा रहा था कि सरकारें वापस लेके आएंगी, लेकिन जब नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जब देश से भागे तब भी लोगों ने सरकार पर सवाल उठाए थे, क्योंकि वो इसी कार्यकाल में भागे, नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में भागे। तब कहा जा रहा था कि इनको वापस लाया जाएगा, लेकिन आज तक इनको सरकारें वापस तो नहीं ला पाई। अब इनकी हजारों करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया। सूची में दूसरे स्थान पर एक और चौंकाने वाला नाम है
REI एग्रो लिमिटेड का, जो 4,314 करोड़ रुपए का कर्जदार है। इस कंपनी के निदेशक संदीप झुंझुनवाला और संजय झुंझुनवाला करीब 1 साल से ईडी के निशाने पर हैं और सूची में आगे 4,000 करोड़ रुपए का ब्रैकेट में भगोड़ा हीरा व्यापारी जतिन मेहता की कंपनी विंसम डायमंड एंड ज्वेलरी का नाम है, जिस पर 4,076 करोड़ रुपए का कर्ज है। सीबीआई विभिन्न बैंकों से जुड़े इन मामलों की जांच कर रहा है, लेकिन अब इस तरह की जो कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई से इन लोगों को लाभ मिलना तो तय है ही है। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जिन बैंकों ने इनको कर्ज दिया था, अब उनकी साख पे बट्टा तो लगेगा, लेकिन उनकी रीढ़ भी टूट जाएगी। इसके बाद 2,000 रुपये करोड़ की श्रेणी में कानपुर की कंपनी रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है, जो पिछले 2 साल से जेल में थे, जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने धोखाधड़ी की है। अब सरकार ने उनका भी कर्ज माफ कर दिया है। जाने माने कोठारी समूह के बंधुओं को अभी कुछ दिन पहले जेल से छोड़ा गया है। उन पर 2,850 करोड़ रुपए का कर्ज था, जिसे भी आरबीआई ने बट्टे खाते में डाल दिया है। इसके अलावा पंजाब की कोडोस कैमी कंपनी 2,326 करोड़ रुपए, बाबा रामदेव और बालकृष्ण की कंपनी सबू इंदौर स्थित रुचि सोया इंडस्ट्रीज, जिस पर 2,212 करोड़ रुपए का कर्ज था। ग्वालियर की जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिस पर 2,012 करोड़ रुपए का कर्ज था। जैसे लोगों की सूची में इसका नाम शामिल है। बात अगर 1,000 करोड़ रुपए के सेगमेंट में आने वाली कंपनियों का करें तो इसमें भी 18 कंपनियों के नाम हैं। इन कंपनियों में अहमदाबाद की हरीश आर मेहता की कंपनी फॉरएवर ज्वेलरी एंड डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिस पर 1962 करोड़ रुपए का कर्ज है। यही नहीं, भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या, आप देश के बच्चे को इसका नाम याद है कि किस तरह से इसने ऐसो आराम से अपनी जिंदगी शुरू की थी। अब भगोड़ा कारोबारी, शराब कारोबारी विजय माल्या की बंद हो चुकी कंपनी, यानी कि वो कंपनी जो बंद हो चुकी है, जिस पर कार्रवाइयां हो चुकी हैं, विजय माल्या पर 1,943 करोड़ रुपए उसकी किंगफिशर कंपनी पर एयरलाइंस लिमिटेड पर कर्ज था, उसे भी सरकार ने बट्टे खाते में डाल दिया है। यही नहीं, अगर 1,000 से कम करोड़ की बात करें तो उसमें 25 कंपनियां शामिल हैं। किस किस का नाम आप तक उजागर किया जाए, लेकिन सरिता प्रभा ने फिर भी हिम्मत जुटाई है कि आप तक इस देश का सच लाने की कोशिश की है। 25 कंपनियां हैं जिसमें व्यक्तिगत व कंपनी समूह में हैं। इन पर 605 करोड़ रुपए का और रुपए से 984 करोड़ रुपए तक का कर्ज है। हीरा और सोने के आभूषण के 6 कारोबारी हैं इस लिस्ट में, जिन पर सरकार ने अपनी मेहरबानी जताई है। आपको बता दें, इनमें से अधिकांश ने प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों को पिछले कई वर्षों से चूना लगाया है और कई लोग तो ऐसे हैं जो देश छोड़कर भाग गए हैं या विभिन्न जांच एजेंसियों के घेरे में हैं। 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची में मेहुल चौकसी की भ्रष्टाचार में कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड है, जिसके ऊपर 5,492 करोड़ रुपए की देनदारी है। इसके अतिरिक्त आपको मैंने बताया कई सारी कंपनियां हैं जिन्होंने बैंकों को चूना लगाया है और इस कंपनियों ने इसका चूना लगाते हुए बात कर दिया। आपको बता दें, यह वह देश है जो, हालांकि आरबीआई ने ये साफ किया है, कहा है कि हमने, अब आरबीआई के एक प्रवक्ता ने आज सुबह सफाई दी। उन्होंने कहा कि हमने कर्ज माफ नहीं किया है बल्कि इसको बट्टे खाते में डाला है, यानी कि हम इस धन का इंतजार कर रहे हैं जब, और इसकी वसूली भी बंद नहीं होगी। जब इस धन को वापसी हो जाएगी तब संबंधित बैंक को दी जाएगी। भले ही आरबीआई ने यह बयान देकर के फेस सेविंग की है, लेकिन देश जानना चाहता है कि आखिर वित्त मंत्री ने इस सच्चाई को क्यों छुपाया। जब राहुल गांधी ने सवाल उठाया था तो इस देश में राहुल गांधी को बार बार पप्पू करार देकर के कहने वाली नरेंद्र मोदी सरकार के रणनीतिकारों ने उनको इस तरह का मस्खरा साबित कर दिया है कि जब वो कोई सवाल उठाते हैं तो देश गंभीरता से नहीं लेता। राहुल गांधी ने समय समय पर सवाल उठाए हैं और वो गंभीर सवाल था जिस पर वित्त मंत्री ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन तब भी सरकारी चैनलों ने न सवाल उठाया था और न आज भी सवाल उठा रहे हैं। आप देश के किसी भी मीडिया चैनल को खोल लीजिए, आपको उस पर सवाल नहीं मिलेगा। ये वो देश है जहां पर 1 लाख रुपए के कर्ज के दबे किसान आत्महत्या कर लेता है। 50,000 रुपए का किसान दबा हुआ अपने पत्नी बच्चों को देकर के जहर खा लेता है। यह वो देश है जहां सरकारें 1-1 लाख रुपए की वसूली के लिए लोगों के घरों पर नोटिसें चस्पा करती हैं। यह वो देश है जहां पर किसान
कर्जदार व्यापारी साहूकारों से कर्ज लेकर के अपने जीवन की लीला समाप्त कर देता है, लेकिन देश उन कर्जदारों का कर्ज कभी माफ नहीं करता है। भले ही सरकारें चुनावी इमदाद खोलती हों, जब चुनाव आता है तो किसानों का कर्ज माफ करने की रस्मी भूमिका का ऐलान किया जाता है और माफ किया जाता है किसी का 20 रुपए का कर्ज, किसी का 25 रुपए का कर्ज, किसी का 1000 रुपए का केस। लेकिन इस देश जानना चाहता है कि जो छोटे किसान हैं, जो मझोले किसान हैं, उनका कर्ज क्यों नहीं सरकार कभी माफ़ करती? क्यों एक आम आदमी का कर्ज कभी सरकार माफ़ नहीं करती? क्यों सरकार इन डिफ़ॉल्टर्स की तरफ मुंह बाएं हाथ बांधे खड़ी रहती है? शेर दिल कहने वाले 56 इंच का सीना ठोकने वाले नरेंद्र मोदी क्यों इस मुद्दे पर खामोश हैं? देश ये जानना चाहता है। और सरिता प्रभा ऐसे रणनीतिकारों से सवाल पूछता है कि क्यों इस खबर को छुपाया गया, क्यों इस खबर को दबाया गया? देश के मीडिया संस्थान इस सवाल का जवाब भी दें। देश इन लोगों से जानना चाहता है कि सरकार का गुणगान करना लाजमी है, लेकिन जब सरकार देश हित के साथ काम करे तो। लेकिन जब सरकारें देश के विरोध में काम करती हैं तो सवाल उठना लाजमी है, और देश अब इन सवालों को जानना चाहता है। और अब बारी है देश के हर एक व्यक्ति की कि वो जागे और सरकार से ट्विटर और फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल पूछे कि आखिर निर्मला सीतारमण ने 16 फरवरी 2020 को जब संसद में राहुल गांधी ने सवाल पूछा था तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया, और देश के प्रधानमंत्री ने इस जानकारी को क्यों छुपाया, और देश के मीडिया संस्थानों ने इस देश की जानकारी को देश के सामने लेकर के क्यों नहीं आए।